So students, today we will discuss the chapter 1 of history, when, where and how. History is defined as the study of past events. जैसा कि आप जानती हो कि हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारी पुरानी घटनाएं हैं हुई हैं उनके बारे में हमें कैसे पता लगता है, हिस्ट्री से. ठीक है. सो वी कैन से हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट. इसका रिलेशन देखो इस बात से भी है कि जैसे प्रीवियस जो पहले चीजें हुआ करती थी जैसी ऐसी अब नहीं होती हैं. टाइम के साथ साथ उनमें चेंजेस आते हैं. ओके. Historians divide history into three periods: ancient, medieval and modern period. You have already discussed about the ancient history in 6th class and the medieval history in the 7th class. Now we will discuss about the modern period and the modern history. The transition from the medieval period of the modern period in India is marked by the decline of the great Mughal Empire and the advent of the British. मॉडर्न पीरियड की जो इंडिया में शुरुआत हुई थी वो मुगलों के डिक्लाइन के साथ शुरू हुई थी. ओके. मुगलों के डिक्लाइन के साथ शुरू हुई थी और जब ब्रिटिश ने यहाँ पर आना शुरू किया उसके साथ ही मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ इंडिया में. साथ ही इस पीरियड में क्या हुआ, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो उभर के सामने आने लगे थे और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानने लगे थे. मुगल बादशाहों में औरंगजेब जो थे वो सबसे लास्ट पावरफुल बादशाह थे यहाँ के. उन्होंने जो प्रेजेंट में हमारा इंडिया है उसके बहुत बड़े पार्ट पर अपना कंट्रोल किया हुआ था. लेकिन 1707 में जब उनकी मृत्यु हो गई, जब उनकी डेथ हो गई तो बहुत सारे जो छोटे मोटे मुगल थे वो अपनी ताकत दिखाने लगे थे, वो अपनी पावर दिखाने लगे थे. और जब वो अपनी ताकत दिखाने लगे थे तो दिल्ली जो है वो ज़्यादा दिनों तक एक सेंटर के रूप में नहीं रह सकी. ब्रिटिश जो थे यहाँ पर एक पहले स्टार्टिंग में एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत आए थे और उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी यहाँ आने की कि यहाँ पर वो आके कंट्रोल कर लेंगे. लेकिन जब उन्होंने यहाँ के हालात देखे तो उन्हें जल्दी ही रियलाइज हो गया था कि अगर इंडिया पर कंट्रोल कर लिया जाए पॉलिटिकल और टेरिटोरियल तो वो इससे काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं. द मॉडर्न पीरियड इन द वर्ल्ड. During the modern period, not only the India but also other countries of the world witnessed several important development. केवल भारत ही एक ऐसा देश नहीं था जहां पर डेवलपमेंट हो रहे थे, अदर कंट्रियों में भी इस तरह के डेवलपमेंट हुए. फर्स्ट इज रेनेसांस. जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, इसका मीनिंग है रिबर्थ एंड द रिवाइवल. 14 से 17 सेंचुरी के बिटवीन यूरोपियन आर्ट और लिटरेचर में कई तरह के आपको चेंजेस देखने को मिले. धीरे धीरे चेंजेस होने लगे थे उनमें. लोग जो थे पुरानी सोच को अपना छोड़कर नई टेक्निक्स यूज कर रहे थे. नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेफर्स टू द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन brought about by introduction of machinery during the 18th century. 18th century में जब मशीन का यूज़ होने लगा, मशीन के यूज़ के साथ साथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ. ठीक है. तो जो गुड्स था उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा. जो एक लेबर काम करेगी तो वो कम गुड्स बनाएगी और जब वही काम आप मशीनों से करेंगे तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन देगी. तो इस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ. ये जो है अभी आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें छोटा छोटा दिया हुआ है. ठीक है. आगे आप इस बुक में इन्हीं चीज़ों को डिटेल से पढ़ोगे अभी, इसीलिए मैं आपको अभी कम एक्सप्लेन कर रही हूँ. आगे चैप्टर है इनके ऊपर पूरे आपके. नेक्स्ट इज द नेशनलिज्म. नेशनलिज्म क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, एक कोई फिजिकल एरिया है, ठीक है, उसके अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं उनके अंदर जो एक यूनिटी की भावना होती है, यूनिटी की जो भावना होती है उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं. अंडरस्टैंड. और ये जो भावना है नेशनलिज्म की वो एकदम से नहीं आती, उसको आने में कई साल लग जाते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ती है. ओके. इसी तरह से 19th सेंचुरी के बाद ये जो इंडिया में नेशनलिज्म की जो भावना थी वो इतनी फैल गई कि उसने एक नेशनल मूवमेंट का रूप ले लिया. ठीक है. और ब्रिटिश को यहाँ से निकलने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया ब्रिटिश को. तब जाके उसका रिजल्ट क्या मिला, फ्रीडम.